व्यापार एवं पेशे शीर्षक के आय के इस 8वें भाग में आपका पुनः स्वागत है। अभी हम मूल्यह्रास की कटौती के बारे में अध्ययन जारी रखे हुए हैं। Furthermore, provisions relating to allowance of depreciation are being discussed in this lecture. इस व्याख्यान में हम मूल्यह्रास की कटौती के संबंधित आयकर अधिनियम के कुछ और प्रावधानों पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। The SSE must own the assets wholly or partly. In the case of buildings, the SSE must own the superstructure and not necessarily the land on which the building is constructed. In such case, the SSE should be a lessee of the land on which the building stands, and the lease deed must provide that the building will belong to the lessor of the land upon the expiry of the period of lease. Thus, no depreciation will be allowed to an SSE in respect of an asset which he does not own but only uses or hires for purpose of his business. करदाता पूरी तरह या आंशिक रूप से संपत्ति के मालिक होने चाहिए। भवनों के मामलों में करदाता को अधिरचना का मालिक होना चाहिए और जरूरी नहीं है कि वह जमीन जिस पर भवन का निर्माण है वह उस जमीन का भी मालिक हो। ऐसे मामलों में निर्धारिती यानी करदाता उस जमीन का पट्टेदार होना चाहिए जिस पर भवन बना हुआ है, और पट्टे पर देने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उस भवन पट्टे की अवधि की समाप्ति पर भूमि के पट्टादाता को भवन का स्वामित्व हस्तांतरित होगा। इस प्रकार किसी संपत्ति के संबंध में कोई मूल्यह्रास की किसी निर्धारिती को अनुमति नहीं दी जाएगी जो वह खुद नहीं करता है लेकिन अपने व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए केवल उपयोग करता है या किराए पर लेता है। However, in this connection, students may note that the explanation 1 to section 32 provides that where the business or profession of the SSE is carried on in a building not owned by him but in respect of which the SSE holds a lease or other right of occupancy, and any capital expenditure is incurred by the SSE for the purpose of the business or profession or the construction of any superstructure or doing of any work by way of renovation, extension or improvement to the building, then depreciation will be allowed as if the said structure or work is a building owned by the SSE. हालांकि इस संबंध में विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना है कि धारा 32 के स्पष्टीकरण 1 में यह प्रावधान है कि जहां करदाता का व्यवसाय या पेशा उसके स्वामित्व में नहीं है लेकिन इसके संबंध में करदाता के पास पट्टा या अन्य उपभोग के अधिकार और किसी भी पूंजीगत व्यय को व्यापार या पेशे के उद्देश्यों के लिए करदाता द्वारा या भवन के नवीनीकरण, विस्तार या सुधार के माध्यम से किसी भी संरचना या किसी भी काम का निर्माण करने के लिए किया जाता है तो मूल्यह्रास कटौती की अनुमति दी जाएगी। यह कहा जा सकता है कि वह संरचना या काम करदाता के स्वामित्व वाली एक इमारत भवन है। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस, मूल्यह्रास कटौती की गणना। Depreciation allowance will be calculated on the following basis.
मूल्यह्रास कटौती की गणना निम्नलिखित आधारों पर की जाएगी। नंबर 1, पावर जनरेशन अंडरटेकिंग, विद्युत उत्पादन उपक्रमों के संबंध में। नंबर 2, ब्लॉक ऑफ एसेट, परिसंपत्तियों के ब्लॉक, एडिशनल डेप्रिसिएशन, अतिरिक्त मूल्यह्रास। एवं एंड टर्मिनल डेप्रिसिएशन, आवधिक मूल्यह्रास। इन सब पर एक एक करके हम अलग से डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं पावर जनरेशन अंडरटेकिंग के बारे में। विद्युत उत्पादन उपक्रम। In the case of assets of an undertaking engaged in the generation or generation and distribution of power, such percentage on the actual cost to the SSE as prescribed by Rule 5(1)(a). बिजली उत्पादन या उत्पादन और वितरण में लगे हुए उपक्रमों की संपत्तियों के मामले में नियम 5(1)(a) द्वारा निर्धारित वास्तविक लागत पर ऐसे प्रतिशत से करदाता को मूल्यह्रास की कटौती स्वीकार की जाएगी। रूल 5(1)(a), नियम 5(1)(a). As per this rule, the depreciation on the above mentioned assets shall be calculated at the percentage of the actual cost of rates specified in Appendix 1A of these rules. However, the aggregate depreciation allowed in respect of any asset for different assessment years shall not exceed the actual cost of the assets. It is further provided that such an undertaking as mentioned above has the option of being allowed depreciation on the written down value of such block of assets as are used for its business at rates prescribed in Appendix 1 to these rules. नियम 5(1)(a). इस नियम के अनुसार उपयुक्त संपत्तियों का मूल्यह्रास वास्तविक नियमों के प्रतिशत पर इन नियमों के परिशिष्ट 1A में निर्दिष्ट दरों पर गणना की जाएगी। हालांकि विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए किसी भी परिसंपत्ति के संबंध में स्वीकृत कुल मूल्यह्रास परिसंपत्ति की वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगी। यह आगे स्पष्ट किया गया है कि उपयुक्त उल्लिखित इस तरह के उपक्रम में ऐसे नियमों के परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट दरों पर संपत्ति के ऐसे ब्लॉक के अपलिखित मूल्य पर अवमूल्यन की अनुमति देने का विकल्प होता है, जैसा कि इनके कारोबार के लिए उपयोग किया जाता है। However, such option must be exercised before the due date for furnishing return under section 139(1) for the assessment year relevant to the previous year in which it begins to generate power. It is further provided that any such option, once exercised, shall be final and shall apply to all subsequent assessment years. हालांकि इस तरह के विकल्प का उपयोग पिछले वर्ष की तुलना में निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 उपधारा 1 के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पहले किया जाना चाहिए, जिसमें वह बिजली उत्पादन शुरू कर देता है। यह आगे स्पष्ट किया गया है कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग
कर लेने के पश्चात यह विकल्प अंतिम होगा और उसके बाद के सभी कर निर्धारण वर्षों पर लागू किया जाएगा। थैंक यू।